गुड मॉर्निंग एवरीवन। के एम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे CSIR नेट JRF की ओल्ड पेपर्स की सीरीज़, जिसमें हमने एक पेपर पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2 मार्च 2025 का जो CSIR नेट JRF में पेपर आया था, आज हम उसका पार्ट ए का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम इसको शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू पेपर जो आते हैं उसमें ओल्ड पेपर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी ये होती है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो हमने एक नई शुरुआत की है, जिसके अंदर हमने ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन किया है, और वो भी बिल्कुल हिंदी माध्यम में। और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को हमने इंग्लिश में भी दिया है। तो आप अगर हिंदी में समझने में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिनका हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन से हम शुरू करके हम 20 क्वेश्चन तक पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब क्लास शुरू करते हैं हम। और पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बंदर प्रत्येक कूद में भूमि पर ठीक 10 मीटर की दूरी तय करता है। जहां से बंदर ने पहली कूद मारी, वहां से 1 मीटर की दूरी तक पहुंचने में कूदों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो वैसे हल करने के लिए नहीं होते, इनको बस समझकर करना होता है। जैसे कि हमें पता है कोई बंदर है, यहाँ खड़ा है, उसको इस दिशा में जाना है, और कितनी दूरी जाना है? 1 मीटर। कितनी दूरी जाना है? 1 मीटर। और जबकि हमारी कूद क्या है? डायरेक्ट 10 मीटर की। तो अगर हम डायरेक्ट इसको देखें तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक कूद 10 मीटर की हो और ऐसे कूदते कूदते वो 1 मीटर पर आ जाए। ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि बंदर को इस दिशा में 1 मीटर कूदाना है। कितना कूदाना है? 1 मीटर कूदाना है। तो हम क्या करेंगे, बंदर की एक परफेक्ट कोण के ऊपर वो कूदेगा। जैसे मान लीजिए वो यहां से यहां कूद रहा है। कितना कूद रहा है? 10 मीटर कूदता है। 10 मीटर से कम कभी नहीं कूदता है। और फिर वो एक फिक्स कोण के आधार पर वो यहां कूदेगा, तो ये उसका कोण बन जाएगा कोई थीटा। और दूसरी कूद भी वो 10 मीटर कूदेगा, ठीक है। तो वो एक कोण के आधार पे कूदेगा और उसकी यहाँ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर की कूद हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जहां से बंदर ने पहली कूद मारी, वहां से 1 मीटर की दूरी तक पहुंचने में कूदों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या पूछ रखी है, तो एक कूद तो ये हो गई और दूसरी कूद ये हो गई। तो कितनी कूद मारेगा वो? 2। तो आंसर 2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए, हमने क्या किया कि इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इनको हम सोल्व करते हैं। इनके अंदर ना तो कोई सूत्र लगता है और ना ही कोई कैलकुलेशन होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और हमारा क्वेश्चन सरल हो जाता है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? 0.0125% का घनमूल किसके निकटतम होगा। तो देखिए, हमें क्या निकालना है? इसका घनमूल निकालना है। पहले तो इसको सरल करते हैं हम। 0.0125 इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको नॉर्मली हमें लिखना हो तो 0.0125, अब बटे में कितने आ जाएंगे? 4 जीरो। अब ये प्रतिशत का है, ठीक है, प्रतिशत का है। तो क्या करेंगे हम? इसको प्रतिशत को हटाएंगे। ये प्रतिशत है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी प्रतिशत ही होगा। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? 125 बटा ये 4 जीरो तो हैं ही ऑलरेडी, और प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 से गुणा होता है। कितने से गुणा होता है? 100 से। तो देखिए 125 और ये कितने हो गए? 6 जीरो ये नीचे आ गए, ठीक है। अब क्या करना है? इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो इसको घनमूल निकालते हैं हम। तो 125 और ये नीचे आ गए 6 जीरो।
अब देखिए हमें पता है 125 का घनमूल कितना होता है 5। और देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं हम, 2 2 के 3 जोड़े बनाते हैं या फिर 3 3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएंगे और यहाँ भी 10 आ जाएंगे, तो बटे में कितने आ गए 100। तो अब देखिए इसको नॉर्मली हम कैसे लिखेंगे, 0.05। क्या लिख दिया हमने, 0.05। अब एग्जाम में हमें यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इसका आंसर 0.05 टिक करके आ जाए, क्योंकि हमें क्या पूछ रखा है, प्रतिशत में पूछ रखा है। आंसर भी किस में पूछ रखा है, प्रतिशत में पूछ रखा है। तो इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए आप। प्रतिशत में कैसे चेंज करोगे, 0.05। अब देखिए यहां प्रतिशत को नॉर्मली हमने किया था तो क्या किया था, 100 से भाग दिया था। अब प्रतिशत में चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो कितने आ जाएंगे 5%। इसका आंसर आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर 4। हम ज्यादातर क्या गलती करते हैं, एग्जाम में जल्दी जल्दी में 0.05 को ही टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि आंसर हमारा गलत होता है। हमें इतनी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें पूरा सोल्व करना है इसको। और प्रतिशत में आंसर दे रखा है तो प्रतिशत में ही इसका आंसर हम लिखेंगे। ऑप्शंस को बिल्कुल जरूर ध्यान देना, अगर ऑप्शंस में प्रतिशत है तो प्रतिशत में आंसर निकालना, और ऑप्शन में अगर प्रतिशत ना दे रखा हो हमें तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिखेंगे 0.05, और प्रतिशत में दे रखा था इसलिए कितना आया हमारा आंसर, कितना आ गया 5%। अब देखिए इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 5 अंकों की कितनी संख्याएं, पहले तो ये देखिए हमें कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की संख्याएं बनानी है। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके सर्जित की जा सकती हैं। 0 से 9 तक के अंकों को लेना है हमें और 5 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें 1 2 3 एक श्रृंखला में है। 123 को हमें क्या लिखना है, एक श्रृंखला में लिखना है हमेशा, मतलब 123 को हमेशा एक जोड़े में लिखेंगे हम। और कोई भी अंक एक बार से अधिक ना आए, कोई भी अंक को हम एक बार से अधिक नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि हमें 123 को तो एक साथ में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, पहली संख्या हो गई, इसके बाद 2 अंक और आ जाएंगे, 5 अंक हो गए हमारे, 5 अंकों की तो बनानी है हमें, तो 5 अंक हो गए, 3 अंक ये हो गए, 2 ये हो गए। सेकंड देखिए, एक पहले आ जाएगा और 123 बीच में आ जाएंगे और 1 अंक लास्ट में आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, खाली पहले अंक आ जाएगा, फिर सेकंड अंक आ जाएगा और थर्ड में क्या हो जाएगा 123 आ जाएंगे। ऐसे ही तो बनेगी हमारी तीनों श्रृंखलाएं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां कितने अंक हैं, 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। तो 3 का फैक्टोरियल कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर 6। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है हमारी, वो क्या है, अंक कितने बचे हैं हमारे पास, 0 से 9 तक के अंक है, जिसमें हमने 3 अंक फिक्स कर दिए। तो कितने बचे हमारे, टोटल बन रहे हैं 0 से 9 तक के अंकों को टोटल लेकर चले हम तो हमारे पास अंक होते हैं 10। कितने अंक होते हैं 10, जिसमें से 3 अंक फिक्स हो गए, तो अंक कितने बचे हमारे पास 7। अब इस 7 अंक को हमें इस तरह से सेट करना है, और तरीका कितने हो गए हमारे पास 6। तो देखिए 7 अंकों को हमें सेट करना है और तरीके हो गए 6, तो कितने हो गए 6 7 42। इसी तरह से अब यहां देखिए, अब यहां क्या करना है आपको कि ये 7 अंक जो दे रखे हैं हमें 7 अंक नहीं लेने हैं। 7 अंक इसलिए नहीं लेने हैं क्योंकि यहां पर हम 0 नहीं लिख सकते। 0 अगर लिख देंगे तो ये 4 अंक की संख्या बनेगी, 5 अंक की नहीं बनेगी। तो हम इसको 0 नहीं ले सकते। 0 नहीं ले सकते, इसका मतलब अंक कितने बचे हमारे पास 6, और स्टेप कितनी है 6, तो 6 गुना 6 कितनी हो गई 36। और ऐसे ही यहां भी कितनी हो जाएंगी, 6 गुना 6 बराबर 36। अब देखिए टोटल कितने हो गए हमारे पास 42 प्लस 36 प्लस 36। इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 114। ये 114 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि इसमें हमें जो दे रखा है कि 123 को एक साथ में लिखना है, तो इनको हम ऐसा एक साथ ही लिखेंगे। और दूसरी बात जो सबसे ध्यान देने वाली है वो है 0। अगर हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है तो उसमें 0 कभी भी पहले नहीं लिख सकते।
अगर 0 पहले लिख देंगे तो ये 5 अंक की नहीं 4 अंक की संख्या रह जाएंगी, तो हमें 0 काउंट नहीं करना है। कितने अंक काउंट करने हैं? ओनली 6। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने काउंट करने हैं? 6। तो यहां भी 0 नहीं लेंगे और यहां भी 0 नहीं लेंगे, तो हमारे पास टोटल हो गए 42, 36 और 36। कितने हो गए? 114। अब देखिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए चित्र में एक पासे के 2 विन्यास दिखाए गए हैं। कितने विन्यास दिखाए गए हैं हमें? 2, जिसके विभिन्न सतहों पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है। हमें पता है एक पासे पर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। संख्या 3 को प्रदर्शित करने वाली सतह के ठीक विपरीत कौन सी संख्या है? मतलब 3 के विपरीत दिशा में हमें कौन सी संख्या मिलेगी? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कभी भी हमें क्वेश्चन के अंदर 2 पासे दे रखे हों, कितने पासे दे रखे हों? 2, और 2 पासों के अंदर अगर कोई अंक समान हो, जैसे इसमें देखिए हमें 4 और 5 दोनों पासों के अंदर मिल रहे हैं, 4 और 5 दोनों पासों के अंदर हमें मिल रहे हैं। तो पासे का नियम क्या कहता है? पासे का नियम क्या कहता है हमें? पासे का नियम यह कहता है कि अगर हमें कभी भी 2 पासे दे रखे हों और उनके 2 अंक समान हों तो बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये हमें पासे का नियम कहता है। तो देखिए इसमें 4 और 5 दोनों में मौजूद हैं, 4 और 5 दोनों में मौजूद हैं, तो बचे कितने? 3 और 2। ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये इसको याद रखना, ये पासे का नियम कहता है। तो देखिए हमें यहाँ की क्या पूछ रखा है? संख्या 3 को प्रदर्शित करने वाली सतह के ठीक विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या मिलेगा हमें? 2। क्या मिलेगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 हमारे पास। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बराबर ऊंचाई के ऐसे 4 पात्र, कितने पात्र दे रखे हमें? 4, जिसके आधार वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार और समबाहु त्रिभुजाकार हैं तथा उनका क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें? समान दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट लाइन हमारी उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इन पात्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन हमारा सत्य है? देखिए ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं हमें? आयतन बराबर है, आयताकार पात्र का आयतन वर्गाकार पात्र के आयतन से अधिक है। अब पहले तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चंस के अंदर पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमारे ऑप्शन के अंदर ज़्यादातर क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें आयतन आ रहा है, इसमें भी आयतन आ रहा है, इसमें भी आयतन आ रहा है और इसमें भी आयतन आ रहा है। ये बताना चाहता है हमें कि आयतन होता है वो अधिक होगा, कम होगा या फिर बराबर होगा या फिर किस तरह से होगा। तो देखिए हमें आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होता है? हमें यहां पर आयतन का सूत्र अलग अलग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे कि वर्ताकार हो गए तो वर्त का आयतन लगाएंगे, वर्गाकार हो गए तो वर्गाकार का आयतन लगाएंगे, आयताकार का आयतन लगाएंगे। इस तरह से हमें आयतन बिल्कुल भी नहीं लगाने। आयतन का ओवरऑल जो सूत्र होता है वो हमें पता होना चाहिए। आयतन का ओवरऑल जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि कोई भी पात्र हो उसका आधार का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई इन दोनों का गुणनफल ही आयतन होता है। तो अब देखिए हमें क्या बोल रखा है कि कोई भी हमें जो पात्र दे रखा है उसका क्षेत्रफल हमें समान दे रखा है। ये क्षेत्रफल क्या दे रखा है? हमें समान दे रखा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जितने भी पात्र हैं उनका क्षेत्रफल क्या है? समान है। जितने भी पात्र हैं उनका क्षेत्रफल क्या है?
समान है, सभी क्षेत्रफल हमें बराबर दे रखे हैं। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें बता रखा है बराबर ऊंचाई के ऐसे 4 पात्र, मतलब इनकी ऊंचाइयां भी क्या दे रखी है, हमें बराबर दे रखी हैं। इनकी ऊंचाइयां भी हमें क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं, मतलब जितने भी हमारे पात्र हैं उन सब की ऊंचाइयां बराबर हैं। क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है, वो भी सबका क्या होगा, बराबर होगा। अब आप खुद ही बता दीजिए, आधार का क्षेत्रफल भी बराबर होगा सभी का और ऊंचाई भी बराबर होगी, तो आयतन भी बराबर ही होगा। आयतन भी क्या होगा, उसका बराबर ही होगा। तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें और कोई ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, और आप लोगों को वैसे तो पता चल गया होगा कि CSIR नेट JRF के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि आप लोगों को सूत्र नहीं पूछना चाहता एग्जामिनर, ना तो आपको सूत्र पूछना चाहता है और ना ही ये देखना चाहता है कि क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो। बस एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपका माइंड किस तरह से काम करता है और आप क्वेश्चन को देखते किस नज़रिए से हो। अगर आप सूत्र लगा लगा कर क्वेश्चनों को हल करने लग जाओगे तो CSIR नेट JRF का पेपर बिल्कुल भी हल नहीं होगा। अगर पेपर हल भी कर लोगे आप तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा, और पहली बात तो ये कि पूरा पेपर ही सोल्व नहीं होगा। तो हमें इस पेपर के अंदर हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमें लैंग्वेज को समझकर चलना है। जैसे देखिए आपको एक महान हमारे दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक का नाम सुना होगा आपने, सुकरात। दार्शनिक सुकरात का नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी। क्या बोला था कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। तो ये लाइन हमारे नेट के पेपर में बिल्कुल लागू होती है। तो ये हमें क्या बताना चाहता है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सरल करते हैं तो सरल करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो हमें उसको सरल करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि हमें एग्जाम्स के अंदर इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न किस तरह से आते हैं और अभी तक एग्जामिनर ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप इनको इस तरह से पढ़कर चलना कि आप जब भी एग्जाम देने के लिए बैठो तो आपको टाइम बिल्कुल भी ना लगे। और टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। और इसीलिए हमने ओल्ड पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है, और सभी को पता है कि ओल्ड पेपर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का पैटर्न एक जैसा ही होता है। कुछ क्वेश्चन ही बस बिल्कुल थोड़े अलग आ जाते हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं होता है। बस इनका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्या कहता है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में हीरे और पन्ना के विभिन्न आकारों की दर प्रदर्शित की गई है। एक व्यक्ति कुल 6,75,000 दो समान आकार का एक हीरा, क्या एक हीरा और एक पन्ना खरीदना चाहता है। वह आकार क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, वह आकार क्या होगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए हमें कैरेट दे रखा है, ठीक है, एक तरफ तो हीरा दे रखा है और एक तरफ पन्ना दे रखा है, ठीक है। अब हीरे को नोटिस करने की कोशिश करते हैं हम। हीरे को अब क्या करना है हमें, पहले तो इसके अंदर प्रति कैरेट की अगर कीमत हमें पता चल जाए तो हम इसको खरीदना हमें थोड़ा आसान हो जाता है। तो प्रति कैरेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2.5 कैरेट, 2.5 कैरेट, क्या दे रखा है 2.5 कैरेट। और 2.5 कैरेट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5, कितनी दे रखी है, 5 लाख,
क्या दे रखी है? 5,00,000। तो इसको हम हाईएस्ट वैल्यू से लेके चल रहे हैं, तो हमें क्या पता चला कि हमें 2.5 कैरेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,00,000। इससे हमें पता चलता है कि 1 कैरेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 कैरेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 कैरेट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2,00,000। कितनी हो जाएगी? 2,00,000, क्योंकि ये इसका डबल है ना। 2.5 का डबल कितना होता है? 5। तो 1 कैरेट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2,00,000। इसी तरह से हम पन्ना की निकालते हैं, तो पन्ना की 2.5 कैरेट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2.5 लाख। क्या दे रखी है? 2.5 लाख। तो 1 कैरेट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1,00,000। क्या हो गई? 1,00,000। अब देखिए, अब हमें कुल कीमत निकालनी है। ठीक है, कुल कीमत निकालनी है। कुल कीमत कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके चलते हैं, हमें दोनों को ऐड करके चलते हैं और अक्स मान लेते हैं। तो 2 अक्स प्लस 1 अक्स, वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3 अक्स। और अक्स को हम लाख मानेंगे। क्या मानेंगे? लाख। अक्स को क्या माना हमने? लाख माना। तो हमें अब देखिए, हमें 3 अक्स पता चल गई। कहने का मतलब यह है इसके अंदर हीरा भी हो गया और पन्ना भी हो गया, और दोनों की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3 अक्स। और 3 अक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6,75,000। कितनी दे रखी है? 6,75,000। अब 6,75,000 दे रखी है, तो हमें लाख में वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भाग दे देंगे। 6,75,000 बटा 3। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व मत करना, है ना। ऐसे क्यों नहीं सोल्व करना हमें? क्योंकि हमें कैरेट पॉइंट में बताना है, ठीक है। और लाख में भी हमें पॉइंट में दे रखा था, तो हमने अक्स को क्या माना था? 1,00,000 माना था। तो इसको कैरेट बतानी है ना हमें, तो हम इसको कैसे मान के चलेंगे कि 6, इसके अंदर कितने का भाग दे देंगे हम? 1,00,000 का। 1,00,000 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे? 6.75। और भाग कितने का देना है अब हमें? 3 का। कितने का भाग देना है? 3 का। अब इसको सरल कीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, पॉइंट ऐसे आ जाएगा। 3 दूनी 6, और फिर इसको आगे सरल कीजिए। 3 पंजो 15। तो कितना आ गया हमारे पास? 2.25 कैरेट। कितना आ गया? 2.25 कैरेट, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? हम 2.25। ये आंसर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। और आप लोगों को पता है, सियासा नेट जेआरएफ के अंदर हर बार ऐसा होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जिसके हमें एक्स्ट्रा नंबर हमेशा मिलते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2.25 कैरेट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। अब रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, आपको समझा देता हूँ, और वैसे इसको अपने ऊपर लेकर करना। जब भी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हो, तो अपने ऊपर लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे हमें क्या बोल रहा है? ए बी की पुत्री है, तो ए को लिख लीजिए और बी को लिख लीजिए। क्या बोल रहा है? बी की पुत्री है, तो ये तो पिता होगा या फिर माता होगी, तो इसको ही लिख लीजिए आप। क्या लिखेंगे इसको? पुत्री। तो ए तो क्या हो गई हमारे पास? पुत्री हो गई। अब क्या बोल रहा है? बी सी का भाई है। किसका भाई है? सी का। अब इसका भाई होने का, इससे हमें ये क्या पता चलता है कि ये डेफिनेटली इसका पिता होगा, माता तो हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा? इसका पिता होगा। अब आगे पढ़िए। सी, डी सी का पिता है, ये डी दे रखा है हमें, ये क्या है? सी का पिता है, ये पिता हो गया। अब इसके बारे में हमें पता नहीं है, ये लेडीज भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, इसको एक बार को लिखना नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ए और डी का कौन है? ए डी का कौन है? ए जो है ये डी का क्या होगा? तो अब देखिए, ये पिता है और ये भी इसका पिता ही हुआ, ये पिता हो गया, ये इसका पिता हो गया। तो मतलब पिता का पिता क्या होता है? दादा, और दादा की ये क्या हो गई? पोती हो गई। क्या हो गई? पोती हो गई। हमें ए के बारे में पूछा है, तो ए की क्या हो गई? ये ए क्या हो गई? ये हमारी पोती हो गई। तो एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो तो उसको इस तरह से करना, और हो सके तो अपने ऊपर लेकर चलना, ज़्यादा इजी हो जाएगा।
क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा फिर बिल्कुल ही, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो एग्जाम में डायरेक्ट हम टिक करके आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 4 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर आकार के संगमरमर ब्लॉक को 10 सेमी मोटाई, 1 मीटर भुजा के वर्गाकार टाइलों में काटा गया। किसमें काटा गया? वर्गाकार। इसको ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको याद रखना। काटा गया, यह मानते हुए कि कटिंग के दौरान कोई बर्बादी नहीं हुई। क्या हुई? कटिंग की बर्बादी नहीं हुई। इससे कितनी टाइलें बनाई जा सकती है? हमें टाइलों की संख्या पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है? टाइलों की संख्या पूछ रखी है। तो पहले तो हमें डायरेक्ट दे ही रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, उसको सरल कीजिए। इससे क्या हो जाएगा? 4 3, 4 को 3 से गुणा कीजिए, 4 3 12 और 12 दूनी 24। ये तो कितना आ गया हमारा पास? 24। कितने आ गए? 24। अब नेक्स्ट देखिए, अब टाइल का आयतन निकाल लेते हैं। एक टाइल का आयतन हमें पता चल जाए, एक टाइल का आयतन, एक टाइल का आयतन हमें पता चल जाए। एक टाइल का आयतन कैसे निकालेंगे हम? ये देखिए क्या दे रखा है हमें, 1 मीटर भुजा, 1 मीटर भुजा वाले, ठीक है, 1 मीटर भुजा वाले। और ये देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है हमें, मोटाई कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले तो इसको लिखिए 1 मीटर, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1 मीटर। और वर्गाकार बता रखा है ना, तो 1 मीटर 1 मीटर कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें मोटाई और दे रखी है, मोटाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो कितना हो गया ये? 0.1 मीटर क्यूब। कितना हो गया? 0.1 मीटर क्यूब। अब देखिए अब क्या है हमारे पास? संगमरमर ब्लॉक दे रखा है, संगमरमर ब्लॉक दे रखा है। संगमरमर ब्लॉक का आयतन कितना दे रखा है हमें हमारे पास? 24। कितना आया हमारे पास? 24। एक टाइल का आयतन आया हमारे पास 0.1 मीटर। कितना आ गया? 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको सरल कीजिए, 200, ये 24 दे रखा है, अब 0 हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, पॉइंट हटाते ऊपर 0 आ गया, तो 1, कितना हो गया? 240। याद रखना नीचे से अगर पॉइंट हटाते हैं ना तो ऊपर 0 से गुणा कर देना, ताकि नीचे से पॉइंट हमारा हट जाए। तो कितने टाइलें आ गई हमारे पास? 240 टाइलें। कितने आ गई? 240 टाइलें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक महिला कुल दूरी का 1/10 भाग, कितना? 1/10 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है। 1/6 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा 1.5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तथा शेष 16 किलोमीटर, ये दूरी डायरेक्ट दे रखी है हमें, और वैसे दूरी पूछ रखी है हमें, ये डायरेक्ट दे रखी है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय करती है। तो पहले तो हमें ये देखिए, हमें कुल दूरी का अब नहीं पता है कि कितनी दूरी उसने तय की, तो कुल दूरी का हमें नहीं पता है, तो उसको मान लिया हमने अक्ष। अब अक्ष जो दूरी दे रखी है उस अक्ष का 1/10 भाग, कितना? 1/10 भाग। तो 1/10 भाग को कैसे लिखेंगे? अक्ष बटा 10। और सेकंड क्या है? 1/6 भाग। 1/6 भाग को हम कैसे लिखेंगे? अक्ष बटा 6 भाग, प्लस दूरी है ना, दूरी ऐड करते जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 1/5 भाग। 1/5 भाग मतलब अक्ष बटा 5 भाग को दौड़कर तय करती है शेष 16 किलोमीटर। शेष कितनी बच गई? 16 किलोमीटर। तो टोटल दूरी ये हो गई हमारी। कितनी दूरी हो गई? टोटल दूरी हमारी ये हो गई। अब टोटल दूरी किसके बराबर मानी है हमने? अक्ष के। किसके बराबर मानी है हमने? अक्ष के बराबर मानी है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम? टोटल दूरी हमने अक्ष मान ली, तो अक्ष के तो पार्ट किए थे हमने, टोटल दूरी भी अक्ष हो गई। अब देखिए अब क्या सरल करेंगे इसको, तो इनका आप लघुत्तम लीजिए। इनका लघुत्तम कितने लोगे? कितने आ जाएंगे?
10 दे रखा है, 6 दे रखा है और 5 दे रखा है, तो इनका अलग अलग लघुत्तम ले लेना, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इनको ऐसे लिखो और इनमें ऐसी संख्या देखिए, छोटी से छोटी ऐसी संख्या देखिए जिसका भाग तीनों का भाग उसमें जाता हो। जैसे नॉर्मली लेकर चलिए, मैं छोटी संख्या कितने लेकर चलूँ, इनको गुणा कीजिए आप, कितने हो जाएंगे, 6 पंजो 30। क्या 30 का भाग इसमें जाता है, क्या इसमें भी जाता है और क्या इसमें भी जाता है, तो 30 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो लघुत्तम कितना हो गया हमारे पास 30। अब इसको सरल कीजिए, 30 में 10 का भाग देंगे 3 तो 3 अक्स हो गए, प्लस 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 तो ये 5 अक्स हो गए, प्लस इसमें 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 और ये कितने हो गए 6 अक्स हो गए, प्लस 16 बराबर एक्स। इनको जोड़ लीजिए आप, जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 और 5 11, 11 और 3 14 एक्स बटा 30 प्लस 16 है बराबर में एक्स। अब इस एक्स को इस तरफ ले आइए तो कितने हो जाएंगे, 14 एक्स बटा 30 माइनस एक्स बराबर, इसको इस तरफ ले जाइए तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 16। अब देखिए थोड़ा सा तरीके से लिख लीजिए इसको ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। दोनों तरफ क्या करेंगे हम, माइनस से गुणा कर दीजिए इसको, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 14 एक्स बटा 30 और ये कितने हो गए 16। अब देखिए इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट सरल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 14 बटा 30 बराबर 16। अब इसको सरल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 16 बटे 30 एक्स बराबर 16। तो ये 16 से अगर आप डायरेक्ट आपको पता है एक्स बराबर कितना होता है 16 गुना 30 बटा 16, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और एक्स का मान कितना आ जाएगा 30। अगर आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, और इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में वैसे तो मत करना क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करोगे तो हमारा टाइम तो वैसे वेस्ट हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। इतनी कैलकुलेशन नहीं करने की बजाय हम क्या करेंगे, यहीं से क्या करेंगे एक्स पहले कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट में हमें पता है 1/10 1/6 और 1/5 बचेंगे, कितने बचेंगे 1/10 1/6 और 1/5 बचेंगे। तो हमें पता है लघुत्तम तो कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे, इनका तो पता ही है आप लोगों को, अगर इनका लघुत्तम इनको गुणा कर रहे हैं तो 30 ही आ रहे हैं, तो ये 5 इधर आ जाएंगे, 5 तो इधर आ जाएंगे और 6 इधर आ जाएंगे, और ये 30 है, 30 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 3। तो यहाँ तो 5 आ गए, यहाँ 6 आ गए और यहाँ 3 आ गए, तो इनको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश कीजिए। इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 14, और बराबर में कितने बचेंगे हमारे पास, बराबर में हमारे पास ये एक सेकंड, यहाँ अक्स 16 है और बराबर में अक्स बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब इस अक्स को ना आप इधर लाने के बजाय इसी को उधर ले जाना, तो अक्स बराबर क्या हो जाए 16 बराबर क्या हो जाएगा अक्स माइनस 14 अक्स बटा 30, तो अक्स तो कॉमन आ जाएगा इसमें। और या फिर आप लोगों को डायरेक्ट पता होगा कि हम कैसे लिखते हैं इसको, कि 30 है, अगर इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, इस 30 में से ये 14 घटा देते हैं, इस 30 में से ये 14 घटा देते हैं तो हमारे पास 16 बचते हैं और अक्स आ जाएगा और बटे में 30, और ये 16 बराबर में है ही। तो अगर हमें पता होना चाहिए, इन क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो अगर अंश के अंदर दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्ट में इसको गुणा कर देते हैं, तो अक्स का मान कितना आ जाता है 30। तो आप इस तरह से इसको ज़्यादा इजी रहेगा, तो सेकंड मेथड ये है, तो इसको थोड़ा फॉलो करके चलना आप, और इस तरह से करोगे तो शायद आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाए। तो इस तरह से मत करना, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करना, ये 1-2 स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का दिया रखा है, ये प्रायिकता क्वेश्चन है हमारा। कैसे देखिए, एक 6 अंकीय ओटीपी, कितने अंकीय ओटीपी बता रखी है हमें 6 अंकी, को 0 से 9 अंकों के प्रयोग से बनाया गया है। 0 से 9 अंक मतलब हमें टोटल कितने अंक दे रखे हैं 10। यदि 3 अंक और उनकी स्थिति ज्ञात हो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही ठीक है, ठीक यही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें 3 अंक दे रखा है जिसकी स्थिति को हमें पता है, उनकी स्थिति ज्ञात हो तो 100 ट्रायलों, कितने ट्रायल दे रखे हैं हमें 100 में इस ओटीपी की पूरी तरह से पता करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें इसकी पूरी तरह से पता करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए हमें क्या पता है कि 3 अंक तो इनके फिक्स दे रखे हैं, 3 अंक हमें स्थान फिक्स दे रखे हैं, तो इनको तो हमें काउंट करना नहीं है।
ठीक है। और इसमें वो नियम बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अंक पहले आना चाहिए, कोई अंक बाद में आना चाहिए, इस तरह का भी हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी। और अंक हमें कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, टोटल 10 अंक दे रखे हैं 0 से 9 तक के। तो 3 स्थान दे रखे हैं हमें, स्थान कितने दे रखे हैं, 3, क्योंकि 6 अंक की ओटीपी बता रखी थी जिसके अंदर 3 अंक हमारे पहले से फिक्स कर रखे हैं। तो अंक कितने बचे हमारे पास, 3। तो देखिए ये 10 तरह के हैं, तो 10 को 10 तरह से कर लेते, 3 तरह से हम कर लेते हैं। कितने हो गए हमारे पास, 1000। कितने हो गए, 1000। और ट्रायल कितने दे रखे हैं हमारे पास, ट्रायल है हमारे पास 100। कितने ट्रायल बता रखे हैं हमें, 100। तो देखिए 100 तो हमारे ट्रायल हैं और टोटल स्थान है 1000। तो काट दीजिए इनको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 1/10। कितने आ जाएंगे, 1/10। तो हमारा आंसर तो क्या होगा, 1/10, 1/10 ट्रायल होंगे। लेकिन हाँ, अब हमें क्या, फिर से ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रतिशत में, किस में दे रखा है, प्रतिशत में। तो इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, 1/10 गुणा 100। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि ऑप्शन के अंदर हमें प्रतिशत में आंसर दे रखा है या डायरेक्ट आंसर दे रखा है। अगर डायरेक्ट आंसर दे रखा है तो यहाँ 1/10 या फिर 0.1 लिख सकते हैं हम, और प्रतिशत में हमें दे रखा है तो इसका कितना हो जाएगा, 10% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें, रमेश लंबाई में राजेश से अधिक लंबा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए ताकि थोड़ा जल्दी इजी हो जाए हमारा। देखिए क्या बोल रहा है, रमेश दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, रमेश। ठीक है, लिखते जाइए इनको ताकि थोड़ा इजी हो जाए। लंबाई में राजेश से अधिक लंबा है, किससे लंबा है, राजेश से। ये क्या है, राजेश से लंबा है, किससे लंबा है, राजेश से। रमेश जो है वो राजेश से लंबा है, लेकिन रुपेश से लंबा नहीं है। मतलब ये रुपेश से लंबा नहीं है तो कौन लंबा होगा, रुपेश। कौन लंबा होगा, रुपेश। तो फर्स्ट कंडीशन हमें जो दे रखी थी उसमें क्या था, रमेश दे रखा था जो राजेश से लंबा है, रुपेश से लंबा नहीं है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सुरेश की ऊंचाई नरेश और राजेश की औसत ऊंचाई के बराबर है। क्या बोल रहा है ये, सुरेश नाम का कोई बंदा है जिसकी ऊंचाई नरेश और राजेश की औसत ऊंचाई के बराबर है। मतलब इन दोनों के बीच में कौन आएगा, सुरेश आएगा। कौन आएगा, सुरेश आएगा। अब क्वेश्चन में हमें रमेश और राजेश का पता है लेकिन नरेश और सुरेश का पता नहीं है, तो क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़िए। यदि राजेश नरेश से अधिक लंबा है, क्या बोल रहा है, राजेश जो है वो किससे लंबा है, नरेश से। किससे लंबा है, नरेश से। अब हमें पता चल गया कि राजेश जो है वो नरेश से अधिक लंबा है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सुरेश दे रखा था हमें, सेकंड कंडीशन में क्या दे रखी थी, सुरेश। क्या दे रखा था, सुरेश, जो क्या था, नरेश और राजेश की औसत ऊंचाई के बराबर था। औसत ऊंचाई के बराबर था मतलब यहां दो बंदे आएंगे जिसमें एक नरेश होगा और एक राजेश होगा। अब हमें पता है नरेश तो छोटा है और राजेश की हाइट ज्यादा है, तो राजेश को इस तरफ लिख दीजिए और नरेश को इस तरफ लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब देखिए कंडीशन को पढ़ते जाइए और आपको पता चल जाएगा। राजेश यहां भी है और यहां भी है, तो पहले राजेश लिख लीजिए, राजेश। ठीक है, राजेश से लंबा कौन है, रमेश। कौन है, रमेश। तो राजेश से लंबा हो गया रमेश। और रमेश से लंबा कौन है, रुपेश। कौन हो गया, रुपेश। और राजेश से छोटा कौन है, राजेश से छोटा हो गया ये सुरेश। और सुरेश से छोटा हो गया नरेश। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था हमें, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, नरेश। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, नरेश। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख के चलना।
ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन में लिखोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बस दिखने में ही हमें हार्ड लग रहा है, वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 1 - 1/2025, इसी को लिख रहा हूं मैं एक बार। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को अगर सोल्व करना हो ना, तो आप इसको इस तरह से करना कि ये जो संख्या दे रखी है हमें, है ना, इनको घटाते चलना। इसमें से क्या घटाओगे, ये 1 घटा देना। क्या घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 हो तो 1 घटा दो, कितने आ गए, 2024, और जो नीचे है 2025, ये सेम हो जाएगा। तो क्या करना, हमें 1 घटाते जाना है और वापस लिखते जाना है। तो इसको हमने सरल किया तो क्या आया हमारे पास, 2024/2025। बीच में गुणा का निशान है तो गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। ऊपर तो कितना आ जाएगा, 2023, और नीचे 2024। 1 घटाया हमने इसके अंदर, 1 घटाया ऊपर लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2022 और 2023, ऐसे ही लिखते जाएंगे हम। ठीक है, अनंत तक, और जहां तक हमें संख्याएं दे रखी है वहां तक हम इसको लिखते जाएंगे। अब देखिए लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको घटाइए। ऊपर तो कितने आ गए, 2000, और नीचे कितने आ रहे हैं, 2001। एक कम कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ 2001 हो गया, और ऊपर कितना आ जाएगा, 2000। अब इसके क्रम को पहचानने की कोशिश कीजिए आप। क्रम को कैसे पहचानोगे, ये देखिए गुणा में इस तरह से कटते रहते हैं, तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और यहाँ जो संख्या होगी वो इससे कटेगी, यहाँ जो संख्या होगी वो इससे कटेगी। तो हमारे पास लास्ट बचेंगे कितने, ऊपर तो बच जाएंगे 2000, और नीचे कितने बचेंगे, 2025। तो ये सारी संख्याएं हमारे पास कट गई। अब ये बच गया हमारे पास। अब इसको सरल कर लीजिए। इसको सरल कैसे करोगे, अगर आप लोगों को पता है तो इनकी थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 25 से कटते हैं, 5 से भी कटते हैं, पर थोड़ा इजी तरीके से करेंगे तो हम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसको 25 से काटिए तो 25 अंठा कितने होते हैं, 200, तो ये तो 80 आ गए ऊपर। और 25 को इससे काटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 से काटिए इसको, 25 से इसको काटेंगे तो 81 हो जाएगा, क्योंकि देखो 200 तो नीचे हो गए, बचे 25 बचे थे ना, तो 25 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम फिर से इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। इसी फॉर्मेट में लिखा था हमने, यहाँ क्या किया था, 1 कम किया था, तो मतलब 1 यहाँ लिख दिया हमने, माइनस माइनस का निशान आ गया। अब फिर ऊपर 1 लिखा था और नीचे ये 81 है ही हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर कहाँ हमारा, ये हो जाएगा, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये देखिए आपको एक तरीका और बता देता हूं मैं, ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। जैसे 25 वाला किया था हमने, है ना, तो 25 वाला किया था ना हमने गुणा करके। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा पता भी चल जाए, देखिए जैसे इस तरह की संख्याएं होती हैं हमारी, तो इनका थोड़ा ये पता होना चाहिए आपको। 25 होते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 25 का अगर हमें यहाँ देखिए, अगर यहाँ हमें पता चले तो 25 को ये कितने का गुणा हो रहा है हमारे पास, यहाँ कितने आ रहे हैं, 2025, कितने आ रहे हैं, 2025। तो इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये कितने का वर्ग होता है हमारे पास, ये वर्ग भी होता है, कितने का वर्ग होता है, 4 5 45 का वर्ग होता है। अब ये कैसे पता चला हमें, देखिए 45 का वर्ग हम जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे, 45 का वर्ग करेंगे तो 4 इकाई का, इसमें सेकंड कितना है 4, और इकाई में कितने आ रहे हैं 5, तो 5 का वर्ग तो 25 होता है, ये तो हमें पता ही है। अब 4 को 1 जोड़िए और 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितने, 5 और 4, 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। तो देखिए 2025 आ रहे हैं हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, 45 का वर्ग। तो इनको साथ साथ इस तरह से भी पढ़ के चलना, ताकि नेक्स्ट हम जब भी एग्जाम दें तो इसमें इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है कि इसको आप इस तरह से समझो कि हम इसको सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं वो कट जाते हैं। तो हमें लास्ट में देखिए हमें क्या बचा था, ये बचा था 2000 को पूछ रखा था, 2000/2025, इसको सरल करके इसका आंसर पूछ रखा था। तो हमारा क्या आ गया था, 1 - 1/81। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समचतुर्भुज की एक भुजा एक विकर्ण क्रम से, हमें क्या दे रखा है, समचतुर्भुज की एक भुजा एक विकर्ण। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए समचतुर्भुज होता कैसा है। तो देखिए समचतुर्भुज बनाते हैं हम सबसे पहले।
ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये मैथ्स वालों को तो आता है, लेकिन जो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स से देते हैं उनको नहीं पता होता। तो एक बार इसको समझिए। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। इसके अंदर जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये भुजाएं होती है, ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भुजा 13 सेंटीमीटर की दे रखी है। ये भुजा कितनी दे रखी है? 13 की। तो इसका मतलब ये हो गया सारी भुजाएं कितने कितने की हो गई? 13 की हो गई। एक विकिरण कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 24। तो ये विकिरण की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए विकिरण की लंबाई हो गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समचतुर्भुज का क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, देखिए ये 13 सेंटीमीटर हो गई। ये पूरी दूरी कितनी दे रखी है हमें? 24। तो ये हाफ हो जाएगी यहाँ तक की। आधी कितनी हो जाएगी? 12। ये भी कितनी हो जाएगी? 12। टोटल दे रखी थी हमें 24। तो ये 12 हो गई, ये 13 हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी? तो इसको निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर बराबर, इसको लंब मान लीजिए, लंब की लंबाई को अक्ष मान लेता हूँ एक बार मैं। अक्ष का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169, और ये कितना हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर प्लस 144, ठीक है, 144। और इसको इस तरफ ले आएंगे फिर, अक्ष स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितने हो गए? कितने बचे? 25। अब हमें पता है अक्ष बराबर अंडर रूट 25, 25 का मान हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। तो ये दूरी कितनी आ गई हमारे पास? 5। कितनी आ गई? 5। तो अब हमें पता है ये दूरी कितनी आई है हमारे पास? 5। तो नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि विकिरण होता है ये बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। तो ये कितनी है हमारे पास? 12। तो ये भी कितनी हुई? 12। ये 5 आई है, तो नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी? 5। अब देखिए क्या पूछ रखा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बता रखा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। तो विकिरणों का गुणनफल को हम d1 गुणा d2 से लिखते हैं। तो 1/2 गुणा d1 इसको मान लीजिए, कितने हो जाएंगे? 12 और 12 24, गुणा दूसरा विकिरण कितना हो गया? 10 का हो गया, क्योंकि 5 ही हो गई, 5 ही हो गई, तो 10 का ही हो गया, 10 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये काट दीजिए, कितने हो गए? 12, और 12 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 120। अब देखिए d1 d2 है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये भी, यहाँ ध्यान में रखना, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। और मीटर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा? मीटर में पूछ ले तो हमें इसके अंदर भाग देके करेंगे फिर इसको। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 120 वर्ग सेमी। इसको कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी, ये याद रखना। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को सबको पता होता है, लेकिन अदर स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ ये, तो थोड़ा उनको भी ध्यान देने के लिए है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? दो निष्पक्ष पासों को यादृच्छिक एवं स्वतंत्र रूप से फेंका जाता है। तो आपको पता, पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एक पासा हम फेंकते हैं, एक पासा, तो उसके अंदर 6 अंक होते हैं, तो 6 प्रायिकता आती है। तो ये 2 पासों को फेंक रहा है। कितने पासों को फेंक रहा है? 2 पासों को। तो 2 पासों को फेंकेंगे तो हमारी प्रायिकता टोटल कितनी हो जाएगी? 36। कितनी हो जाएगी? 36, क्योंकि 36 उसके अंदर अंक हो जाएंगे, 1 6 1 2 इस हिसाब से करके कितने हो जाएंगे? 36 अंक हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए। उनके ऊपरी सतह के औसत मान के 4 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए औसत कितना आना चाहिए हमारा? 4। तो औसत मतलब 2 अंकों का योग, 2 अंक हो गए बटे 2। ये क्या हुआ है? औसत का सूत्र हो गया। औसत भी याद रखना आप। औसत कैसे निकालते हैं? दोनों अंकों का योग और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो हमें कितना बता रखा है? 4। ये कितना होना चाहिए? 4। देखिए इसको सरल करते हैं, x + y बराबर कितना होना चाहिए? 4 दूनी 8। कितने हो जाएंगे? 8। अब देखिए इस तरह के अंक कौन कौन से होंगे हमारे पास जिनके अंकों का योग 8 बन रहा है। तो पहला अंक ले लीजिए। अगर एक पासे में कितना आ जाए? 2 आ जाए, और दूसरे पासे में 6 आ जाए, तो क्या 8 बन जाएंगे? हाँ। दूसरे में देखिए, अगर एक पासे में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए,
तीसरे के अंदर देखिए एक में 4 आ जाए, दूसरे में भी 4 आ जाए, और तीसरे में देखिए नेक्स्ट में देखेंगे तो हम एक में 5 आ जाए, फिर एक में 3, और एक में 6 आ जाए, और एक में 2 आ जाए। ये 5 कंडीशन हमारी ऐसी होती है जिनके अंकों का योग कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। और इनका औसत देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कंडीशन कितनी हो गई हमारे पास, 5, और टोटल कितने हैं, 36। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई हमारे पास, प्रायिकता हो गई हमारे पास 5/36। कितनी हो गई, 5/36। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं कि प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। इनका आंसर हमेशा 0 और 1 के मध्य में आता है। कहाँ आता है, 0 और 1 के मध्य में आता है। ये याद रखना आप। आंसर अगर हमें डायरेक्ट टिक भी करने हो, पहली बात तो हमें डायरेक्ट इस तरह से दे रखें कि सारे मान छोटे हैं। अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसकी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा हो जाए या फिर 0 से छोटे हो जाए, तो एक तो प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये भी याद रखना, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा भी नहीं होता। तो ये भी थोड़ा याद रखना क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो आप इनको भी समझ के चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणोत्तर माध्य का वर्ग, दो धनात्मक पूर्णांक। मैंने पूर्णांकों के बारे में पहले भी बताया था आपको। पूर्णांक किस तरह के होंगे, अगर धनात्मक पूर्णांक लेने हमें तो किस तरह से लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से धनात्मक पूर्णांक होंगे हमारे। इनको भी पढ़ के चलना। अगर ऋणात्मक पूर्णांक बोले तो -1 2 -3 -4 इस तरह से होंगे। और जीरो को अगर ओवरऑल हमें पूर्णांक पूछ रखा है तो जीरो के इस तरफ तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे, सारों को हम लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, पूर्णांक हो जाएंगे। अब हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। क्या लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांकों में क्या बोल रहा है, गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है, 30। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य को हम जी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और गुणोत्तर माध्य, अब दो पूर्णांक है तो हमें पहले तो पता नहीं है दो पूर्णांक कौन से है, तो हमें एक बार इसको ए और बी ले लेते हैं। ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है, ठीक है। दो पूर्णांक ले लिए हमें, और इनका मान कितना दे रखा है हमें, इनके वर्ग का मान दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, वर्ग के मान का। तो गुणोत्तर माध्य का वर्ग दे रखा है हमें 30। कितना दे रखा है, 30। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। अब जी स्क्वायर का मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 30। कितना दे रखा है, 30। तो हमें यह पता है दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणा कितना हो रहा है हमारे पास, 30 हो रहा है। कितना हो रहा है हमारे पास, 30 हो रहा है। अब आगे की कंडीशन पढ़िए, उन दो पूर्णांकों का संभावित न्यूनतम योगफल, कि इन दोनों का न्यूनतम योगफल कितना होना चाहिए हमारे पास, 30 होना चाहिए। न्यूनतम योगफल पूछ रखा है हमें कि न्यूनतम योगफल कितना आएगा, तो न्यूनतम योगफल बताना है हमें। तो इनका गुणनफल तो कितना आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है। तो पहले तो वो संख्याएं लेके देखते हैं हम। संख्याएं कैसे लेंगे, 1 ले लिया हमने और 30 ले लिया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 30। लेकिन हमें पूछ क्या रखा है, इनका योगफल बताना है, तो इन दोनों को जोड़िए, 1 + 30 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 31 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे लेंगे, 2 ले लिया हमने और 15 ले लिया, गुणा करने पर 30 भी आना चाहिए, ठीक है। तो 2 ले लिया और 15 ले लिया, इनको जोड़िए तो 2 + 15, इनका योग कितना हो जाएगा, 17। अब देखिए ये इससे छोटा है, शायद नेक्स्ट और भी छोटा आ जाए, तो नेक्स्ट लीजिए, 3 ले लिया हमने और 10 ले लिया, तो कितने हो गए, 30। इनको जोड़िए, 3 + 10 कितने हो जाएंगे, 13। ये इससे भी छोटा है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 से लेंगे तो होगा नहीं, तो 5 ले लीजिए, 5 × 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 30। तो कितने हो जाएंगे, 5 + 6 बराबर कितने हो गए, 11। अब ये इससे भी छोटा है। अब और देखिए और छोटा आएगा नहीं हमारे पास मान, इधर 6 हो जाएंगे, पर 5 हो जाएंगे, फिर से ये संख्या रिपीट होने लग जाएगी। तो हमारे पास सबसे छोटा मान कितना आ रहा है, 11। कितना आ रहा है, 11। तो सब न्यूनतम योगफल पूछ रखा है हमें, तो न्यूनतम योगफल कितना हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र याद रखना। गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है, √AB। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
गुणोत्तर माध्य पढ़ा आपने एग्जाम में, आप गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों को आप पढ़कर जाना, एग्जाम में आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। इनके कॉन्सेप्ट को समझकर जाना ताकि नेक्स्ट एग्जाम हमारी इजी हो जाए, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। अगर हो सकता है इस बार गुणोत्तर माध्य पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में हमारे पास समांतर माध्य का क्वेश्चन आ जाए तो आप समांतर माध्य भी पढ़कर जाना और इसी तरह के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप समझना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगभग 1 kWh का मतलब क्या होता है, किलो वाट घंटा, क्या होता है, किलोवाट घंटा बिजली का उपयोग करता है। क्या करता है, 1 किलोवाट घंटा बिजली का प्रयोग करता है। यदि इसके हीटिंग एलिमेंट की रेटिंग 10 किलोवाट, क्या बोल रहा है, 10 किलोवाट, तो 1 लीटर पानी का तापमान बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपको समय का सूत्र पता होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या लेंगे हम, समय बराबर दूरी बटे चाल। वो काम में नहीं लेना है हमें। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये काम में नहीं लेना है। ये तो कहाँ काम में लेना है हमें, अगर डिस्टेंस पूछ रखी हो हमें या फिर स्पीड पूछ रखी हो तब। यहाँ क्या काम में लेंगे हम, यहाँ काम में लेंगे एनर्जी बटा पावर, एनर्जी बटा पावर। तो टाइम क्या हो गया हमारा, एनर्जी बटा पावर। तो एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, 1 किलोवाट घंटा। कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट घंटा। और पावर कितनी दे रखी है, 10 किलोवाट। कितनी, 10 किलोवाट। तो कितनी हो जाएंगी ये, 0.1। और ये किस में आया हमारा टाइम, ये देखिए यहाँ किलोवाट घंटा दे रखा था, तो ये हमारा हावर्स, घंटे में आएगा ये आंसर हमारा। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रखा है हमें, 0.1 घंटा दे रखा है, 0.1 घंटा, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा है, इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल कैंसिल हो गया हमारा। अब हम मिनट में निकाल लेते हैं। मिनट में कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है हमारी, 60 मिनट होती है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये हमें दे रखा है 0.1 घंटा। तो 0.1 घंटा में कितनी हो जाएगी, 0.1 गुणा 60, तो कितनी हो गई, 6 मिनट। कितनी हो गई, 6 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां भी होती है कि जो प्रतीक चिन्ह आता है उसको आप नोटिस करके चलना। जैसे यहां घंटे में आया आंसर 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। 1 kWh का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा। ये याद रखना आप, एग्जाम में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये याद रखना आप, 1 किलो वाट घंटा होता है। और इसको क्या लिखेंगे, KW को किलो वाट ओनली। क्या लिखेंगे, किलो वाट, क्योंकि हमें पता है आंसर ये क्या है, पावर है। क्या है, पावर है। और ये एनर्जी दे रखी थी हमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखिए, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहले तो बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझकर चलना है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए साइन, कोस और टेन का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है। तो आप देखिए, अगर साइन का कभी भी आप ग्राफ बनाते हो ना, तो वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे बनता है। और कोस का हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है। ठीक है, और टेन का मिडल होता है। इनको अलग से देखते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या, पहले तो ये देखिए कि ग्राफ किससे मैच कर रहा है हमारा। ग्राफ किससे मैच कर रहा है, साइन से मैच कर रहा है, कोस से मैच कर रहा है। तो ये हमारा ग्राफ में मैच कर रहा है कोस से। किससे मैच कर रहा है हमारा, कोस से। तो देखिए पहले हम ऑप्शन देखते हैं हम, कोस से देख मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए कोस आते ही। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश की। बस मैं ग्राफ देख के ही आपका आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ में देखिए, अब ग्राफ में क्या दे रखा है, और कि अगर हमारे पास ये एक्स अक्ष दे रखा है, एक तो एक्स अक्ष दे रखा है और एक वाई अक्ष दे रखा है, और वाई अक्ष में अधिकतम मान कितना दे रखा है हमें, 1.0। कितना दे रखा है, 1.0। यहां देख लीजिए आप, कितना मान दे रखा है हमें अधिकतम, 1.0। और देखिए 1.0 मान दे रखा है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या लागू हो रही है, ग्राफ के अंदर कभी भी इसके अंदर देख रहे हैं तो हम, ये ग्राफ घट रहा है,
जैसे जैसे इसके अंदर अक्स का मान बढ़ रहा है, अक्स का मान इसके अंदर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ये इसका मान कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो इसमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है इसके अंदर, अगर अक्स का मान जब जब बढ़ता है तब तब क्या होता है, इसका आयाम कम होता जाता है। आयाम क्या होता जाता है? कम होता जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो रही है। अब देखिए आयाम कम हो रहा है, तो अब दूसरी चीज तो ये हो गई इसके अंदर, फर्स्ट तो ये हो गई कि अक्स का मान बढ़ रहा है तो आयाम कम हो रहा है। तो इसमें दूसरी क्या देखेंगे कि आयाम का मान कम हो रहा है, तो इसके अंदर हमें 6 बताना है। ठीक है, 6 का मतलब होता है कमियां। ठीक है, जितनी कमी होती जाती है उसको लिखते हैं। अब देखिए यहां भी के एक्स है और यहां भी के एक्स है। अब याद रखना, आप के एक्स जब भी आए आपके पास ग्राफ में, अगर के एक्स कभी जब भी आए तो इसको, के एक्स का मतलब होता है लहरदार प्रकृति। ये किसको दर्शा रहा है? हमें लहरदार प्रकृति को दर्शाता है। के एक्स किसको दर्शाता है? लहरदार प्रकृति को दर्शाता है। अब देखिए इसमें 6 बतानी है, लेकिन इसमें तो कहीं नेगेटिव वाला कोई सिंबल ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए आपको दे रखा है एक्स माइनस एक्स बटा के, ई की पावर में कितना दे रखा है? माइनस एक्स बटा के। अब इसमें देखिए माइनस एक्स बटा के है, ये किसको दर्शा रहा है? माइनस एक्स बटा के है ना, ये हमारी घातांकीय 6 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? घातांकीय 6, घातांकीय 6 को दर्शाता है। अब फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें क्या करना है? ग्राफ को समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफ को समझेंगे, और ग्राफ को समझने के बाद हम साइन और कोस को डिसाइड करेंगे कि ये ग्राफ साइन से बन रहा है या फिर कोस से बन रहा है। दूसरी चीज हमें क्या नोटिस करनी है? दूसरी चीज हम नोटिस करेंगे कि इसके अंदर जो कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आयाम में कमी होती जा रही है। क्या हो रही है? आयाम में कमी होती जा रही है, वो समय के साथ बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो हमें 6 भी दिखाना है, मतलब कमी भी दिखानी है। अब कमी दिखाने वाला हमारे पास केवल और केवल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और ग्राफ साइंस कोस से ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 लीटर दूध में 10% पानी है। कितना है? 10 लीटर तो हमारे पास दूध है। ठीक है, 10 लीटर क्या हमारे पास दूध, जिसमें 10% क्या डाल रखा है? पानी डाल रखा है। ठीक है, 10% हमारे पास पानी डाल रखा है। तो अब पहले तो इसको क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि 10 लीटर दूध दे रखा है, ठीक है, और उसमें 10% पानी है, मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा हमारे पास? 9 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम? 9 लीटर क्या है हमारे पास? प्योर दूध है। क्या है? प्योर दूध है, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। तो 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया? 9। 9 लीटर क्या है हमारे पास? प्योर दूध है। 9 लीटर तो हमारे पास प्योर दूध हो गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। पानी के अनुपात को 20% बढ़ाना है। 20% तक, 20% तक बढ़ाना है। कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो इसमें कितना पानी और मिलाएं कि पानी 20% तक हो जाए? तो हमें पहले कितना दे रखा था? 10 लीटर दूध दे रखा था, जिसमें पानी भी मिक्स था, इसके अंदर पानी भी मिक्स था। और कितना और पानी मिला दें, कि कितना और पानी मिला दें तो हमारे पास दूध का परसेंटेज कितना बच जाएगा यहाँ से? अगर 20% पानी होगा तो 80% दूध का रेशियो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80% रेशियो हो जाएगा। तो 80% दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमारे पास इसमें पानी मिलाया हमने, पानी मिलाया है तो 80% रेशियो हो जाएगा। लेकिन पानी मिलाया, दूध तो मिलाया नहीं, तो दूध तो हमारे पास अभी भी कितना ही रहेगा? 9 लीटर रहेगा। कितना रहेगा? 9 लीटर रहेगा। तो अब हमें पानी की वैल्यू बतानी है कि पानी कितना मिलाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सरल कीजिए। 10 प्लस एक्स, ये कितना हो गया? 80 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल बराबर 9। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। तो 10 प्लस एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? भाग दे देंगे तो 0.8 बराबर 9। अब इसको गुणा कर लीजिए, अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 10 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.8 एक्स बराबर 9। इसको इधर ले जाइए। 0.8 एक्स बराबर 9 माइनस 8। तो यहाँ देख लीजिए अब इसको, 0.8 एक्स बराबर कितना हो गया? 1। एक्स बराबर
1/0.8, x बराबर 10/8, क्योंकि पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया। ठीक है, x बराबर, इसमें भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40। ये क्या हो गया, लीटर। हम कितना पानी और मिलाएंगे इसके अंदर, कितना पानी मिलाना पड़ेगा हमें, 1.25 लीटर, मतलब 1 लीटर पूरा हो जाएगा और 25 मिलीलीटर इसके अंदर पानी और मिलाना पड़ेगा, तो 1.25। ये हमारी यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कभी भी अगर पानी मिलाना हो तो आप देख लेना, इस तरह से मिलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे तो हमारा आंसर आ गया 1.25। अगर एग्जाम में अगर हमें इस तरह इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके और दे दे और ये पूछ ले कि अब हमारा दूध कितना हो जाएगा, कि पानी मिलाने के बाद दूध कितना हो जाएगा, तो 10 लीटर तो आप हमारे पास पहले से था। ठीक है, और कितना पानी और मिला दिया हमने, 1.25, तो कितना हो जाएगा ये 11.25। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दूध हो जाएगा जिसके अंदर हमारा पानी और दूध दोनों मिक्स है, जिसके अंदर प्योर दूध कितना है हमारा 9 लीटर, और पानी कितना बच गया हमारे पास 1.25, तो ये आ गया, और एक पहले से था तो 2.25। ये क्या हो गया हमारे पास पानी, और ये क्या हो गया दूध। हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये कहावत यहाँ बिल्कुल लागू होती है कि हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, क्योंकि 9 लीटर हमने दूध बना दिया और 2.25 लीटर यहाँ क्या कर दिया, पानी कर दिया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यदि आशा की मां तनिषा की पुत्री की चाची है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, यदि आशा की मां तनिषा की पुत्री की चाची है, तो देखिए एक तरफ हम आशा को लिखते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आशा की मां, ये हो गई मां। ठीक है, आशा की तो मां हो गई, तनिषा की पुत्री, ये तनिषा हो गई, तनिषा। ठीक है, तनिषा की क्या, पुत्री, पुत्री की चाची, ये क्या होगी इसकी चाची। ठीक है, ये दोनों औरत एक ही हो गई। ठीक है, अब देखिए तनिषा का कोई भतीजा नहीं है, इस तनिषा का कोई भी भतीजा नहीं है, भतीजा नहीं है, तो आशा तनिषा की क्या है, ये आशा के बारे में पूछ रखा है, तनिषा की क्या लगेगी, तनिषा की क्या लगेगी। तो देखिए ये तनिषा हो गई, तनिषा की पुत्री, पुत्री की चाची। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुई, ये इसकी क्या हो गई, भाभी हो गई, क्या हो गई, भाभी हो गई। ठीक है, तो ये इसकी भाभी हो गई, तो भाभी की ये पुत्री हो गई, पुत्र या पुत्री, क्या हो गई, पुत्र या पुत्री। ठीक है, पुत्र या पुत्री। अब हमें बता क्या रखा है कि भतीजा तो कोई इसका है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्योंकि ये इसके भाई की लड़की हो गई, किसकी हो गई, भाई की लड़की हो गई, भाई की लड़की हो गई, भाई की लड़की हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गई, इसकी तनिषा की भतीजी हो गई। ठीक है, ये तनिषा की भतीजी हो गई। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए ना, आपको पहले भी बताया है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए तो अपने ऊपर लेकर चलना, इसको थोड़ा इजी हो जाएगा ये। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम समझ कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक चॉकलेट बार को 1 सेमी और 1 सेमी के टुकड़ों में काटना है। मतलब इसके हमें क्या बता रखा है, चॉकलेट का क्षेत्रफल दे रखा है। पहला तो हमें चॉकलेट का क्षेत्रफल, चॉकलेट बार का क्षेत्रफल, चॉकलेट बार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है, तो हमें पता चल जाएगा इस कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ गया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, एक चॉकलेट बार को 1 सेंटीमीटर में काटना है, मतलब एक इसकी लंबाई और एक इसकी चौड़ाई, तो एक टुकड़ा कट जाएगा इसका। कितना टुकड़ा कट जाएगा, एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, तो कितनी हो जाएंगे, एक।
अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है हमारे पास और एक एक का बनाना है, तो हमारे पास कितने टुकड़े हो गए? 20 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 20 टुकड़े हो गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो इसके लिए कितने न्यूनतम कट जरूरी होंगे? न्यूनतम कट कितने जरूरी होंगे? को 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड टुकड़ों को एक एक करके अलग अलग करने के लिए क्या, या तो लंबाई या चौड़ाई के समांतर काटने के से शुरुआत की जा सकती है। तो हमें यह बोल क्या रहा है कि हमें न्यूनतम टुकड़े बताने हैं। कितने टुकड़े बताने हैं? न्यूनतम टुकड़े बताने हैं। तो हम क्या करते हैं इसके, जैसे आपको पता होगा, जैसे ये देखिए, हम एक चॉकलेट हमारे पास, नॉर्मली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चॉकलेट है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। एक एक सेंटीमीटर के बनानी है, तो हमें कितने टुकड़े करेंगे इसके? 1 2 3 4 और 5 हो गए। कट कितने मारे हमने? 4। 4 कट मारेंगे तो 5 टुकड़े होंगे। ऐसे ही देखिए, हमें अगर इस 2 सेंटीमीटर की चॉकलेट है, इसके 2 टुकड़े बनाने हैं, तो एक ही कट मारेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जितने हमें टुकड़े बता रखे हैं, जितने हमें टुकड़े बता रखे हैं, जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टुकड़े अगर हमने बनाए तो कट कितने मारे? 1 2 3 4 5। कितने कट मारे? 5। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें 20 टुकड़े बनाने हैं तो कट कितने मारेंगे? 19। कितने कट मारेंगे? 19। 20 टुकड़े बनाने के लिए हमें 19 कट मारने पड़ेंगे। तो अब देखिए, हमने ये 2 मार्च 2025 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया है। पार्ट ए का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है और इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से समझा है ना, और आने वाले क्वेश्चनों के पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ ही हमारा ये पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और इसके साथ साथ ना, इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से आप सोल्व करने की कोशिश करना। और हर क्वेश्चन के अंदर याद रखना, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप एक क्वेश्चन को आपने यहाँ सोल्व किया, इसके साथ ही 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन के साथ चार क्वेश्चन आप और सोल्व कीजिए। तो एक क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवा दिया, 4 क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो, तो टोटल हमारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम 20 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हमारे डायरेक्ट 100 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं? 100 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो इन 100 क्वेश्चनों को अगर आप सोल्व कर लोगे, तो हम, जैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वैसे हम 8-10 जितने भी आपके पेपर होते हैं उनको सोल्व करवाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों की इस तरह से क्वेश्चनों की सीरीज आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने सरल हो जाएंगे। तो देखिए, आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से पढ़ना, इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार आप फिर से पढ़ना, और इनके साथ साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेट वगैरह हैं तो उनको भी सोल्व करना। तो हर क्वेश्चनों के से एक पेपर को सोल्व करने के साथ साथ आप 5 पेपर को जरूर सोल्व करते हुए चलना। क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी सी बात बताता हूं मैं, जैसे कि क्या होता है कि हम एक तो खुद से सीखते हैं, ठीक है, और एक किसी के सीखे हुए को हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक तो खुद गलतियां कर करके सीखते हैं और एक दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, तो हमें खुद से फिर बार बार में गलतियां नहीं करनी है। हमें दूसरे जो गलतियां करते हैं उन्हीं से गलतियों को सीख के चलना है हमें। अब देखिए, जैसे कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ पत्थर पड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा है और इस पत्थर से चोट खाकर और पड़ गया वो, ठीक है। तो हमें ये जरूरी थोड़ी है कि हम भी उधर जाएं और फिर से चोट खाएं और फिर से पड़ जाएं। इससे अच्छा तो यही है ना कि हम इससे सीख लें कि यहाँ पत्थर है, यहाँ देख कर चलना है, तो हम इसको देख कर चलेंगे तो यहाँ हमें चोट नहीं लगेगी। तो वैसे ही हमें क्वेश्चनों का पैटर्न समझना है कि हम एक बार अगर क्वेश्चनों का पैटर्न कर लेंगे, सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे, तो हमें फिर से क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, स्कूल कॉलेज का पढ़ते आ रहे थे, एक की सीरीज ले ली, दूसरे के पेपर सोल्व कर लिए, दूसरे की सीरीज ले ली, 1 वीक सीरीज से सोल्व कर लिए, या फिर किसी के इधर उधर देखकर क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया। ये हमारा CSI नेट की एग्ज़ाम है, ये कोई छोटी एग्ज़ाम तो है नहीं, ये टॉप लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, और मैथमेटिक्स की तो वैसे भी हाई एग्ज़ाम होती है। तो आप इसको इस तरह से पढ़कर चलना कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ आप सारे क्वेश्चनों की सीरीज को कम से कम टाइम में सोल्व कर पाओ। तो इसके पैटर्न को आप समझना, क्वेश्चनों के सारे को पैटर्न को समझना, और पैटर्न को समझकर आप आगे बढ़ना।
जैसे कि एक महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक हैं हमारे सुकरात, उन्होंने भी कहा है स्मार्ट लोग होते हैं ना वो हर चीज़ से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? हर चीज़ से सीखते हैं। और औसत लोग होते हैं वो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। औसत लोग क्या करते हैं? दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको सारे आंसर पहले ही पता होता है। बेवकूफ़ लोगों को सारे आंसर पहले ही पता होता है। तो हमें बेवकूफ़ बनना है, न कि स्मार्ट बन के चलना है कि हम पहले गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, या फिर दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके हमारा, हम क्वेश्चनों के पैटर्न को समझते हुए चलना है। और इसके साथ ही हमें इन क्वेश्चनों को सरल करके हमें यह तो पता चल गया कि सारे क्वेश्चन सूत्र लगा के हल करेंगे तो नहीं होंगे। अगर सूत्र लगाकर हम क्वेश्चनों को सरल करने लग जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हम इन क्वेश्चनों के पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, अब हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। और अगर आप लोगों को ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करने की कोशिश करना ताकि उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो सके। और अभी आप हमारी एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम आने से पहले पहले हम सारे क्वेश्चनों के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगर ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम जो क्वेश्चनों की सेट होते हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो आप इनको पढ़ना, इनको समझना और इनको शेयर करना। थैंक यू। और इसी के साथ अब हम क्लास कंप्लीट करते हैं।